हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। मैं यहाँ पर आपके लिए आज आई हूँ साइंस के जो ऑब्जेक्शंस वाले क्वेश्चंस हैं उनको लेकर कि आपको किन क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन करना चाहिए, किन क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए, और फिर भी आपको लगे कि आपको करना ही है किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन, तो आप स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन की खास बात यह है कि यहाँ पर एनसीईआरटी की भी कटिंग्स आपको देखने को मिलेगी, तो आप उस चीजों को समझ सकते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है? तो देखो, इसमें आंसर जो आयोग ने दिया है, ये बीपीएससी का द्वारा दिया गया आंसर है स्लेग लाइम। ठीक है। अब देखो, इसको लाइम वाटर के नाम से भी जाना जाता है। ये मैंने भी पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, पर जो मेरे सेल्फ रिटन नोट्स हैं उसमें मैंने स्लेग लाइम, लाइम वाटर और साथ साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तीनों का नाम एक साथ लिखा था। इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, CaCO3, उसके आगे आपका लाइमस्टोन लिखा था। तो मतलब मैंने भी कहीं ना कहीं इसे पढ़ा है, पर एग्जैक्टली मुझे नहीं याद आ रहा। अगर मैं एनसीईआरटी की कटिंग आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखो, इसमें ये क्लास 10th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर है जिससे ये क्वेश्चन लिया गया है, जिसमें कि क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लेग लाइम बोला जाता है, और हीट रिलीज आउट होती है। अब यहाँ पर दो चीजें हैं। क्या? पहला तो इन्होंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वर्ड को यूज किया है और दूसरा इन्होंने स्लेग लाइम वर्ड को यूज किया। अब इस पूरे बॉक्स में कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है आपका? स्लाइम वाटर। तो इसलिए आयोग ने इसका आंसर स्लेग लाइम दिया है, पर होता लाइम वाटर भी है। अब पर आयोग इसको नहीं मानेगा। अगर आपको कहीं एनसीईआरटी या एससीईआरटी टेक्स्ट बुक में स्लेग्ड लाइम स्लैश लाइम वाटर स्लैश कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिख जाए, तब आप इस क्वेश्चन को चैलेंज करिएगा, नहीं तो इसमें आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मत चैलेंज करिएगा, क्योंकि आयोग मुझे नहीं लगता है कि इसका आंसर सही मानेगा, जो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखो, इस क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन है। मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं जहां पर इस वाले क्वेश्चन पे विवाद चल रहा है। आओ इसको समझ लेते हैं। आप समझेंगे, शायद मैं आपके बातों को समझा पाऊं, जो आपका कंफ्यूजन उसको मैं दूर कर पाऊं। क्या है? न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण सीधे अनुपातिक होता है। यहाँ पर लिखा है सीधे अनुपातिक होता है। ठीक है ना? कहीं कहीं मैंने ये देखा है कि इन्होंने सीधे वर्ड को ही काट दिया। मीन्स कहीं कहीं ऐसी बहुत जगहें हैं, बहुत ऐसे मैंने देखे लोगों को बताते हुए, जहां पे इन्होंने डायरेक्टली को ही वर्ड को ही हटा दिया कि डायरेक्टली है ही नहीं, क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है, सिर्फ प्रपोर्शनल पूछा है। तो ये गलत हो गया है ना? यहाँ पर डायरेक्टली प्रपोर्शनल पूछा गया है, इस बात को समझेंगे। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि सीधे अनुपातिक होगा किसके। आओ इस क्वेश्चन को देखें। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाता है? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू में एक्सेलरेशन होता है फॉर्मूला। मतलब बल जो है आपका द्रव्यमान और त्वरण के बराबर होता है। तो इस हिसाब से अगर मैं त्वरण का देखूं तो त्वरण बराबर हो जाएगा आपका बल अपॉन में द्रव्यमान। तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फोर्स के। ये हमें पहला पता लग गया। दूसरा हमको क्या पता लग गया कि आपका जो एक्सेलरेशन है ये इनवर्स प्रोपोर्शन होता है किसके? मास के। ठीक है ना? इनवर्स प्रोपोर्शन, एक्सेलरेशन इनवर्स प्रोपोर्शनल है मास के। अब देखो, यहां पर क्या दिया हुआ है कि पहला क्या है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है डायरेक्टली, डायरेक्टली यूज किया गया है। इसका मतलब है कि, जस्ट अ सेकेंड, तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये तो पहली चीज समझ में आ गई कि अगर क्या फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा था कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में एम, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा क्लियर हो गया। अब इनवर्स ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ द मास। अब देखो, इसमें ये जो टर्म दिखा है ना, इसमें कंफ्यूजन क्यों हो रही है क्रिएट, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ एक टर्म समझो, इनवर्स ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा। सिर्फ अभी ऑप्शन बी को देखो, बाकी कहीं कुछ भी मत देखो इस क्वेश्चन में। सिर्फ ये देखो कि इनवर्स ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु के द्रव्यमान का व्युत्क्रम, मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इनवर्स ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब कि एक्सिलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनवर्स ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनवर्स ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यही तो बात हुई। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट का इनवर्स क्या हो गया? 1/m। अगर एक मेरे पास मास है, किसी ऑब्जेक्ट का मास m है, तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा? उसका इनवर्स हो जाएगा क्या? 1/m। मैथ्स में होता है, मैथ्स में इनवर्स रेशियो हम देखते हैं। अगर कोई एक टर्म है 2, कोई एक न्यूमेरिक है 2, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? इसका इनवर्स हो जाएगा 1/2, है ना? 1/2 उसका इनवर्स हो गया, उल्टा हो गया। अभी क्या है? 2/1, इसका इनवर्स क्या हो गया?
1/2। इसी तरह से यहाँ पर मास है तो मास का इनवर्स क्या हो जाएगा आपका 1/m। ठीक है, तो अब 1/m हो गया, तो इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही तो है ये। बस यही बात थी जो कि अभी समझ में नहीं आई। ठीक है, अब बात, आई होप ये पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि मैंने इनवर्स ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट को क्या बताया। इनवर्स किसी भी चीज का इनवर्स, मान लो मेरे पास कोई चीज ए है, ए का इनवर्स क्या हो जाएगा 1/a हो जाएगा। इसी तरह m का इनवर्स क्या हो जाएगा 1/m हो जाएगा। तो अब इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है ना ये, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m। यहां तक ये बात क्लियर हुई। तो इसके हिसाब से जो आयोग ने आंसर दिया है डी, ये आपका करेक्ट उत्तर है, ये बीपीएससी द्वारा दिया गया उत्तर है और इसको आप गलत नहीं मानेंगे, तो इस पे आप पैसा नहीं फंसाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब पौधों में विजोतक उत्तक का क्या कार्य होता है। तो अभी जो नई एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है आपकी क्लास 11th की, उसमें ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, मेरे पास एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स भी हैं, तो मैंने इसमें देखा है, जो मेरे पास ये पुरानी टेक्स्ट बुक है, तो इस पुरानी टेक्स्ट बुक में मैंने प्रॉपरली पढ़ा और समझा, तो ये समझ में आया कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के आपके कार्य होते हैं, उस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कार्य में ग्रोथ होता है, प्रोटेक्शन और सपोर्ट की बात अगर की जाए तो ये बात आ जाती है आपकी परमानेंट टिश्यूज में। ठीक है, एनसीईआरटीज में मैंने पढ़ा है, तब मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर भी जो आयोग ने आंसर दिया है इसका मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का, देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, ये यंग पार्ट में पाए जाते हैं। जब यंग पार्ट में पाए जाते हैं तो यंग पार्ट का क्या काम होता है, ग्रोथ में वृद्धि करना। ठीक है, अगर यहाँ पर देखो एनसीईआरटी की मैं आपको ओपन करके एक लाइन पढ़ाती हूँ, और इसकी कटिंग मैं नहीं लगा पाई क्योंकि बस नहीं लगा पाई कटिंग, तो जस्ट अ सेकेंड। देखो अभी यहाँ पर एग्जैक्टली लिखा गया है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं ये ग्रोथ में, ये एपिकल पार्ट में पाए जाते हैं, जहां पर एपेक्स में होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये वृद्धि कराने में हेल्प होते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या क्या चीज लिखी है, प्रोटेक्शन और सपोर्ट लिखा है आपके इसमें क्वेश्चन में, क्या लिखा है, प्रोटेक्शन और सपोर्ट। तो कहीं से भी प्रोटेक्शन और सपोर्ट का एनसीईआरटी में नहीं जिक्र किया गया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में। यहाँ पर क्या एक जिक्र किया गया है कि देखो, द मेरिस्टम विच अकर्स बिटवीन मेच्योर tissue is known as intercalary meristem. They occur in grasses and regenerate parts removed by grazing herbivores. यहाँ पर अगर ये लिखा होता कि रिपेयर के लिए या फिर रीजेनरेशन के लिए, ठीक है, तो आप यहाँ पर लगा सकते, तो मतलब एक और हो जाता पॉइंट इसका, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का एक और हो जाता पॉइंट, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए आप सिर्फ ग्रोथ की तरफ जाएंगे। यहाँ पर देखो फिर से सुनो, दे अकर इन ग्रासेस, कहाँ पर ये पाए जाते हैं, ग्रासेस में, घास में पाए जाते हैं। एंड रीजनरेट पार्ट रिमूव्ड बाय ग्रेजिंग हर्बीवोर्स, जो हर्बीवोर्स होते हैं, घास खाने वाले जीव होते हैं, वो ऊपर से ही तो घास को चरते हैं, ऐसा तो नहीं कि जड़ खाते हैं, ऊपर से चरते हैं। तो जब ऊपर की टिप वो हट जाती है घास की, तब क्या होता है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज उस पोर्शन के इंटरकैलरी मेरिस्टम्स आ जाते हैं और वहां पर उसको वापस से रीजनरेशन में मदद करते हैं, मतलब दोबारा से पुनर्जीवित करते हैं एक तरह से। ठीक है, तो यहां पर आपका रिपेयर की बात होती तो हम एक और पॉइंट समझ लेते, पर यहाँ पर प्रोटेक्शन और सपोर्ट की बात करी गई है, तो ये आपके परमानेंट टिश्यूज के अंदर होता है, क्योंकि यहाँ पर परमानेंट टिश्यूज का भी, जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी है ना, वो पेज नंबर 85 और 86 तो पढ़ेंगे, नई एनसीईआरटी में नहीं दिया है। देखो इसमें आपका स्क्लेरेनकाइमा में दिया हुआ है, फिर आपका क्या है, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू ग्रोइंग प्लांट्स, कोलेनकाइमा। आपके परमानेंट टिश्यूज में पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा होते हैं। ठीक है, इसमें कोलेनकाइमा में लिखा है, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग parts of the plant such as young stem, petiole of leaf। इस तरीके से आपका जो आंसर है इसमें ग्रोथ रहेगा, और आप इस क्वेश्चन को मत विवादित वाला मतलब मत बनाइएगा, क्योंकि आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन एन ऑब्जेक्ट एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी इज। देखो अभी मैंने आपको फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें भी मैंने ये चीज समझाई थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब कि कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब कि ऐसी वेलोसिटी जो कि एक कांस्टेंट है, मान लो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी जो है वो मेंटेन है, कांस्टेंट है। अब उस पे वो
क्या है, मूव कर रहा है, तो क्या उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है? क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसीलिए उसको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है कि फ्रिक्शन लेस सरफेस, एक ऐसी सतह जो घर्षण रहित है। जब घर्षण रहित सतह है तो वो कैसी हो जाएगी, उसमें वेलोसिटी, उसकी वेग क्या होगी, कांस्टेंट होगी, स्थिर होगी। जब वेग कांस्टेंट है, स्थिर है, तो उसको क्या है, उसको किसी भी तरह के बल की आवश्यकता होगी नहीं, क्योंकि वो खुद ब खुद मूव करती जा रही है। एक स्लाइड पे इस तरीके से है कोई चीज, तो वो खुद ब खुद अपनी तरह से स्लाइड नीचे चलता जा रहा है, और क्या है, कांस्टेंट है, स्थिर है वेलोसिटी, तो उसको अलग से कोई बल की जरूरत नहीं होती। अब यहाँ पर क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है सबको, मैंने बहुत देखा है क्वेश्चन के आपके कमेंट्स, क्या नेट फोर्स। तो नेट फोर्स क्या हो जाता है, नेट फोर्स एक तरह का बैलेंसिंग फोर्स होता है। देखो क्या, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, पिंड है, इसको इस तरफ से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, इस पे इस तरह का 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, ठीक है। तो दोनों तरफ से जब 10 न्यूटन का फोर्स लगा गया तो मतलब इधर से भी बैलेंस, इधर से भी बैलेंस। तो यहाँ पर ये हो जाता है कि मतलब इस साइड से भी 10 न्यूटन, इस साइड से भी 10 न्यूटन, तो यहाँ पर ये हो जाता है नेट फोर्स। तो इसको बोलते हैं नेट फोर्स, जो कि यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को एक बैलेंस अवस्था में बनाने के लिए होता है, और ये बैलेंसिंग अवस्था क्या होती है, ऑब्जेक्ट को स्थिर रखती है, स्थिर रखती है ना, मूव नहीं करा रही है, स्थिर रख रही है, उसको वहीं का वहीं रेस्ट पोजीशन पर रख रही है। इधर से मुझे किसी ने खींचा, इधर से किसी ने खींचा, तो क्या होगा, ऐसी स्थिति होगी, अगर दोनों तरफ से बराबर न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा तो मैं एक जगह पर फंसी हुई रहूंगी और चिल्लाऊंगी, मेरा मेरा हाथ मत तोड़ो, मुझे छोड़ दो, ठीक है। तो यही चीज है क्या, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स क्या होता है, जब उस पर लगने वाला दोनों साइड से फोर्स क्या होता है, बराबर होता है। उसकी वजह से F12 इज इक्वल इज जो माइनस हो जाता है, क्या हमने देखा था कि F इस पे क्या है, फोर्स 1/2 इज इक्वल टू माइनस फोर्स 2/1, तो यहाँ पर F नेट क्या हो जाता है, आपका 0 हो जाता है। इन सब चीजों को यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर जो आयोग द्वारा इसमें आंसर है कि यहाँ पर किस तरह का फोर्स होगा, तो नो फोर्स रिक्वायर्ड, कि किसी भी तरह का कोई भी बल की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, कि इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कंट्रोल द बॉडी बैलेंस। अब आपका आयोग का क्या आंसर इसमें आया है, आयोग का आंसर आया है ईयर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल गलत क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स के हिसाब से सेरिबेलम और ईयर दोनों आएगा, ठीक है। इसके हिसाब से आप इस क्वेश्चन को जरूर चैलेंज करिएगा, ये क्वेश्चन चैलेंजिंग क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर ऑर्गन, अब क्या लोगों का कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं टेलीग्राम पे कमेंट्स में कि ये सेरिबेलम एक ऑर्गन थोड़ी ना है। अरे ऑर्गन नहीं है, ठीक है, पर क्या ईयर एक ऑर्गन है? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, पर सेरिबेलम है तो एक ब्रेन का ही मतलब पार्ट है, तो ब्रेन का ही पार्ट ना। तो ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि ये ऑर्गन नहीं है इसलिए सेरिबेलम नहीं होगा, पर यहाँ पर सेरिबेलम होगा। देखो यहाँ पर लिखा है, दीज आर पॉसिबल ड्यू टू द पार्ट ऑफ अ हिंड ब्रेन कॉल्ड सेरिबेलम, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसिजन ऑफ वॉलेंटरी एक्शंस एंड मेंटेनिंग द बॉडी पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो ये क्लास 10th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है, और ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है इसमें ईयर का आपको पहली ही लाइन मिल जाएगी, ये आपकी क्लास 11th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है, और ये हम पढ़ भी चुके हैं। क्या, द ईयर परफॉर्म 2 सेंसरी फंक्शंस, हियरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को तो जरूर पढ़ना भाई, ये क्वेश्चन बहुत गलत बात है, इन लोगों ने गड़बड़ कर दिया। अब देखो, स्टोर हाउस ऑफ मलेरियल पैरासाइट इन अवर बॉडी इज, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है। देखो अगर मैं एनसीईआरटी को देखूं तो आंसर मेरा लिवर होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में लिवर और आरबीसीज के बारे में बातें की गई हैं। पर अगर मैं इसको और डीपली देखूं, किसी एक नीट एस्पिरेंट से पूछूं या किसी डॉक्टर से पूछूं, तो वो इसका आंसर स्प्लीन दे रहा है, ठीक। मैंने अपने एक मेरे हैं रिलेटिव, तो उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि स्प्लीन जो है वो स्टोर हाउस ऑफ मलेरियल पैरासाइट होता है, पर मैंने एनसीईआरटी देखी तो वहां तो लिवर था। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो इसमें जो है ना, स्प्लीन और लिवर में बहुत बड़ा विवाद है, ठीक है। तो इसको आयोग ने आंसर दिया है स्प्लीन, हमको लग रहा है लिवर। तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि आयोग बदलेगा, क्योंकि उसको स्प्लीन ही ठीक लगेगा। अब यहाँ पर एनसीईआरटी की लाइंस देखूं मैं, एनसीईआरटी मैंने यहाँ पर अटैच करी है। सम ऑफ द ह्यूमन डिजीजेस आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स टू, यू माइट हैव हर्ड अबाउट मलेरिया, अ डिजीज
Man has been fighting since many years. Plasmodium, a tiny protozoan, is responsible for this disease. Different species of Plasmodium vivax malaria falciparum are responsible for different types of malaria. Of this malignant malaria cause Plasmodium falciparum. ठीक है, let us take a glance of the life cycle of Plasmodium. Plasmodium enters the human body by sporozoites. ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पर, through the bite of infected female Anopheles mosquito. The parasite initially multiply within the liver cell. देखो यहाँ पर आ गई लाइन, they initially multiply in the liver cells and then attack the red blood cells, resulting in their rupture. ठीक है, तो इसका मतलब कि लिवर सेल्स में जाकर वो इकट्ठे होते हैं, स्टोर होते हैं और आरबीसीज को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं. ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, द रप्चर ऑफ आरबीसीज इज एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज hemozoin which is responsible for the chill and high fever recurring every 3 or 4 days. ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर लिवर सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा लिवर, पर इन्होंने नहीं माना है. तो आप इस क्वेश्चन को मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आप इसको चैलेंज करना चाहें तो करें और नहीं करना चाहें तो नहीं करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा विवादित क्वेश्चन है. ये अगर देखा जाए नीट वालों में तो स्प्लीन सही आंसर मानते हैं, एनसीईआरटी को देखें तो लिवर सही आंसर है, तो इसमें तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ही. अब देखो ये क्वेश्चन था एक, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स इन ह्यूमन इज कॉल्ड हर्पेटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, हेरिडिटी. तो क्या होता है ये आपकी हेरिडिटी, इसका आंसर आयोग ने माना है और ये आंसर ठीक है. कई लोगों ने मुझे पूछा कि जेनेटिक्स क्यों नहीं होगा आंसर, और पहले ये क्वेश्चन सेम आया था तो उसका आंसर जेनेटिक्स था. तो देखो मैं यहाँ पर अब आपको एनसीईआरटी की लाइन दिखाऊंगी वापस. यहाँ पर देखो एनसीईआरटी, ये आपका क्लास 12th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है आपकी, मेरे पास है बुक इधर. तो क्लास 12th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे चैप्टर नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. ठीक है, ये चैप्टर आपको देखना है. अब देखना है क्या, इसमें पहला ही पेज देखना है जिसमें कि आपको ये वाला सेक्शन देखना है, ये वाला. ठीक है ना. अभी वापस से डेफिनेशन देखो क्या लिखी है, द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, मतलब इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स की स्टडी जो कि मानव में हो रही है उसको क्या कहते हैं. फिर से पढ़ो, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो. वापस से मैं आपको स्टेटमेंट दिखाऊंगी जो कि आपको थोड़ी सी इधर उधर देखने को मिलेगी, पर आपको एग्जैक्ट यही जो बात बताएगी. स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, स्टडी किस चीज की, मनुष्य में लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को कहा जाता है. इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स की स्टडी को. आओ देखो, चलो अब देखो इसमें यहां पर लिखा हुआ है क्या, these and several related questions are dealt with scientifically in a branch of biology called genetics. तो genetics क्या है, एक branch of biology है. ठीक है, this subject deals with inheritance. ये सब्जेक्ट क्या डील करता है, इनहेरिटेंस, एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. अब देखो यहाँ पर ये लाइन आपको यहाँ पर देखनी है, ये लाइन, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी. इट इज द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है ना, इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी. क्या मैंने बोला, इनहेरिटेंस क्या है, इट इज अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रक्रिया है बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी. इनहेरिटेंस एक ऐसी प्रक्रिया है, मतलब इनहेरिटेंस क्या है, आपका वंशागति क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कैरेक्टर्स आर पास फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी. जैसे कि मेरी आईज अगर ब्राउन है तो मेरी मम्मी की आईज ब्राउन है, तो मेरी आईज ब्राउन है. मेरा क्या है, नोज क्या है, स्मॉल है, मेरी मम्मी की भी नोज स्मॉल है, इसलिए मेरी नोज स्मॉल है. ठीक है, तो क्या है इनहेरिटेंस क्या है, एक वंशागति क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है बाय विच द कैरेक्टर्स आर पास फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, मतलब पेरेंट से बच्चे तक आते हैं. इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी. ठीक है, तो वेरिएशन इज, अब देखो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि इनहेरिटेंस की बात की गई और यही इनहेरिटेंस की बात क्या है, ये हेरिडिटी है. तो इनहेरिटेंस क्या है, किसी प्रक्रिया है, मतलब इनहेरिटेंस क्या है, किसी स्टडी है जिसमें कि पेरेंट्स से प्रोजेनी तक की बातों को हमें समझना पड़ता है और इसको बोलते हैं हेरिडिटी. क्वेश्चन पे आओ तो क्या है, द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, मतलब ट्रेट्स मतलब ऐसे गुणों की, ठीक है, ऐसे लक्षणों की स्टडी, इनहेरिटेंस वंशागति, किसमें, ह्यूमंस में, इसको बोलते हैं क्या, हेरिडिटी. तो यहाँ पर ये जेनेटिक्स नहीं आएगा, ये बिल्कुल ठीक आंसर उन्होंने दिया है कि इनहेरिटेंस क्या है, वंशागति किसकी, ट्रेट्स की. जैसे मान लो मेरे बाल ब्लैक हैं क्योंकि मेरी मम्मी के बाल ब्लैक हैं, तो ये क्या है, एक ट्रेट है मेरे अंदर. मैं जितनी हाइट की हूँ, क्यों, क्योंकि मेरी उतनी मम्मी उस हाइट की है. मेरी हाइट बहुत ज्यादा है क्योंकि मेरे फादर बहुत लंबे हैं. तो क्या ये एक तरह का गुण आया जो मैंने अपने माता पिता से पाया है. तो ये क्या है, उसकी स्टडी है.
जिसको बोलते हैं हेरिडिटी। तो ये बिल्कुल ठीक है, इस पर बिल्कुल भी मत विवाद खड़ा करना, ये बिल्कुल ठीक आंसर है और ये आपका यहाँ से दिया गया है, ये आपको देखने को मिला होगा क्लास 12 एनसीईआरटी का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इफ द मास ऑफ अ कार इज 1500 kg। इसमें कई लोगों ने कर दिया ऑब्जेक्शन और गलत किया, नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर आंसर जो है ये ए वाला ऑप्शन करेक्ट आयोग ने भी माना है और ये करेक्ट उत्तर है। आओ मैं इसको एनसीईआरटी क्लास 9th की आपका वर्क एनर्जी वाला जो चैप्टर है वो उस चैप्टर का ये न्यूमेरिकल है, सेम टू सेम, एग्जैक्टली सेम नंबर्स, सेम आपकी हर चीजें। तो इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन है, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉप करके। आंसर क्या आया है आपका 156250। कई लोगों ने बताया कि पुरानी एनसीईआरटीज में इसका आंसर अलग दिया था, तो हो सकता हो कुछ न्यूमेरिक वैल्यू चेंज हो। मैंने पुरानी एनसीईआरटी को नहीं देखा, उसके क्वेश्चन को नहीं देखा, पर मैं आपको ये नई एनसीईआरटी के हिसाब से कर रही हूँ। तो ये नई एनसीईआरटी में मैंने इसकी डायरेक्टली फोटो क्लिक करके अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं और इस क्वेश्चन पे जिन्होंने चैलेंज किया है, तो मुझे नहीं लगता आपको आपका चैलेंज एक्सेप्ट होगा, क्योंकि आंसर आपका पहला वाला ऑप्शन ही करेक्ट है जो कि एनसीईआरटी का है, ठीक है। एज सच उन्होंने एनसीईआरटी दी है। चलो, तो इतने क्वेश्चंस थे, तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई हो। और इन क्वेश्चंस में आपको जो क्वेश्चन आपको क्या है, एक विवाद वाला ईयर वाला ही मुझे ठीक लगा, लाइमस्टोन लाइम वाटर वाला भी कर सकते हैं, पर वो मानेंगे नहीं, तो पैसा मतलब बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर पूछना। आई एम ऑलवेज रेडी टू गिव आंसर टू ईच एंड एवरी कमेंट्स। अभी मैंने आपके इन सारे क्वेश्चंस वाले आंसर कमेंट को नहीं दिया, इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं आपको वीडियो बनाकर ये चीज़ें पहुँचाऊँ और एक एक का कमेंट करना कि उनको समझाना ये मुश्किल था मेरे लिए, इसलिए वीडियो बना के बताना ज़्यादा आसान था। इसलिए मैंने आपके इन वाले सारे प्रीवियस वीडियो में कमेंट नहीं किया है। और ऐसे ही जुड़े रहिए चैनल से। अगर आपको सुपर टेट की प्रिपरेशन करनी है तो यहाँ पर सुपर टेट की तैयारी मैं स्टार्ट करवाने वाली हूँ, कंप्लीट प्रिपरेशन कराऊंगी। तो चलिए सीधा अब एंड करते हैं वीडियो को, और आप इस वीडियो को देखकर बताइएगा आपको ये कैसा लगा और अपनी चीज़ों को बेहतर बनाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।